वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। चलो, हाउ टू राइट योर आईडीटी का पेपर स्टार्ट करते हैं। आईडीटी का पेपर कैसा लिखना है, ऑल दिस थिंग तो सिंपल है। 170 मिनट्स आपको पेपर लिखने में देना है एंड 10 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए देना है। ठीक है, रिव्यू में कैसे क्या करना है वो चाहिए तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स फॉर रिव्यू। और इसके पहले भी वीडियोस में मैंने हाउ टू राइट वाले में सारी चीज़ें रिव्यू में क्या करना होता है वो मैंने कवर तो किया ही है। ठीक है, चलो, तो सीधी सी बात है। टुक पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग, मेक क्वेश्चंस, मार्क क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो आपको पेपर लेना है एंड जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको रीड करना है एंड इसमें आपको याद रखना है जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उसको आप टिकली मारना है। ठीक है, टिक टिक करना है एंड डोंट रीड क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज एट द एंड यू हैव टू सॉल्व। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट आईटीसी का चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर एंड आईटीसी ब्लॉक का चैप्टर, ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, प्लीज़ गो एंड रीड क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड क्यों नहीं करना होता है उसके पीछे का सिंपल रीज़न यही है कि एट द एंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो रीड करके सॉल्व करना ही है। यस, तो फिर क्यों अपना टाइम वो 15 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 1 को दे? वाई नॉट गिव टाइम टू दोज क्वेश्चन जो हम लोग को एक क्वेश्चन छोड़ना है, तो जिस एक क्वेश्चन को हमको लीव करना, हम उसके पीछे ध्यान देना कि हमको वो कौन सा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसको हम पूरा छोड़ सकते हैं। तो 15 मिनट में अगर वो डिसाइड हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना, बाद में अपना टाइम बचेगा। दैट्स वाई फर्स्ट 1 आवर में आपको ट्राई करना है 30 to 35 मार्क्स का आंसर अटैम्प्ट करने के लिए। सेकेंड आवर में आपको 30 to 40 मार्क्स का ट्राई करना है एंड थर्ड आवर में आपको 35 to 40 मार्क्स का ट्राई करना है। जीएसटी के पेपर में, आईडीटी के पेपर में यू हैव टू ट्राई कि मैक्सिमम आपका 95 to 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है, आफ्टर 1 आवर यू कैन गो फॉर एमसीक्यू। 1 आवर होने के बाद आप अपना एमसीक्यू पे जा सकते हो। मैक्सिमम टाइम आपको एमसीक्यू को जो देना है वो 40 मिनट्स देना है, 35 to 40 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देन कम बैक फॉर आंसर राइटिंग। अब कुछ सर्टन अजम्पन्स है, अजम्पन्स में सर्टन नोट्स है। ठीक है, सर्टन नोट्स में क्या क्या चीज़ें आएगी वो एक बार बात ध्यान दे दो। एंड देखो, ये आपका आईडीटी का पेपर होगा, एक में इंक्लूड होगा कस्टम वाला पार्ट। ठीक है, और एक आपका नॉर्मल वाला पार्ट। तो कस्टम वाले पार्ट में बैगेज आ गया, वैल्यूएशंस आ गए, है ना। बहुत ईजी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, 5 मार्क्स के आते हैं और अपने को पूरा मार्क्स देके जाते हैं। तो वो वाले टॉपिक ना प्रायोरिटी पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, उसमें बैगेज वाला चैप्टर, बैगेज वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल 3 कर रहे हो, उसमें बैगेज का क्वेश्चन आ गया, तो पहले वो बैगेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पूरे 5 में से 5 मिल गए, मस्त। फिर बाद में जीएसटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे क्या होगा ना कि जब एग्जामिनर का पेपर चेक करेगा ना, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, अरे हाँ इसका तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट गया, चलो 5 नंबर खाते में आ गए। एंड आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे मुझे 5 नंबर मिल गया, चलो अच्छी बात है। अपने आप को क्या करोगे, आप धीरे धीरे काम डाउन करोगे, वो वाली चीज़ है। फिर आप जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, सर्टन नोट्स में क्या बोला, ऑलवेज राइट वर्किंग नोट्स अजम्पशन वेर एवर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे भी जीएसटी में आपको अजम्पशंस आता है लिख दो, वर्किंग नोट्स आता है लिख दो, हर एक वर्किंग नोट लिखना है। रिफंड करते टाइम जब आप रिफंड का चैप्टर सॉल्व, रिफंड का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, वहाँ पे बहुत जगह पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं। नंबर ऑफ डेज का भी कैलकुलेशन करना होता है, वो सब ना कैलकुलेटर पे नहीं करना है, लिख के करना है। वो पेपर आपको क्यों दिया गया है, लिखने के लिए दिया गया है, तो उसको लिख के करो। ठीक है, लिख के सारे वर्किंग नोट लिख के करने। then always write notes like this is exempt or this is taxable, as per gst law this is exempt, as per gst law this is exempt, as per gst law the itc is blocked, the itc we can take about after fulfilling the criteria within 180 days अगर बिल इशूड हुए तो ये होगा। तो वट एवर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वट एवर इज योर एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस, जो भी आपके एक्सप्लेनेशन हो गए या फिर एक्सेप्शंस हो गए एज पर जीएसटी एक्सेप्शन, ये सारे डिटेल्स आपको नोट्स में लिखने हैं। नोट लिखना है मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नोट लिखना है कि दिस इज एग्जाम, दिस इज टैक्सेबल। अब नोट आप दो तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स वाली डीटी के पेपर में बताया था। आप अपनी पूरी राइट आंसर लिखो, ठीक है, एक लाइन का आंसर हो गया, वहाँ पे अमाउंट लिखा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल के आपने अपना नोट 1 लिख दिया। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पूरा आंसर लिख दिया, पूरा आंसर सॉल्व कर दिया, फिर आंसर खत्म। फिर आंसर खत्म होने के बाद आप नीचे नोट लिख सकते हो, तो नोट 1। बस यहाँ पे याद रखना, जब आप नीचे नोट लिखोगे पूरा आंसर खत्म होने के बाद, तो आपको यहाँ पे नंबरिंग दे देनी पड़ेगी। नोट 1 जाकर रिफर कर लो, नोट 2 रिफर कर लो, नोट 3 रिफर कर लो, ऐसे करके। इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये नोट्स के मार्क्स को आप इग्नोर मत करो, दिज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई लाइन आइटम है जो कि एग्जेम्प्ट है, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड लिखने के बाद उसका अमाउंट में नील करना पड़ेगा, और उसका भी आपको स्पेसिफिक नोट देना पड़ेगा कि वाई दिस इज एग्जेम्प्ट। और अगर आपको वाई नहीं पता, सिर्फ इतना भी पता ये एग्जाम्प्ट होता है, सिर्फ उतना लिख दो, दिस इज एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ, पास।
चलेगा। जीएसटी एक्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब दिस इज एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल लिखने के मार्क्स होते हैं, उसको आप हाईलाइट कर देना, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट जो भी है। आईटीसी ब्लॉक्ड है वो भी लिखो, वो भी आपको लिखने का मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। देन इफ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर एंड राइट एक्यूरेट रेट एंड द कंटेंट ऑफ प्रोविजन। वैसे तो जीएसटी के अंदर आपको रेट वेट के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है, रेट हर जगह पे नहीं आता, बट जहाँ पे पेनाल्टी की रेट होगी, ये सारी जो रेट होगी, बैगेज के जो रेट होंगे, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड ऑल दिस थिंग, वो रेट एकदम प्रॉपर लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। एंड जो भी प्रोविजन का कंटेंट होगा, प्रोविजन के जो कंटेंट्स होते हैं, वो आपको जितना बेटर वे एज पर लॉ जितना पैसा लिख सको वैसा लिखना, कि एज पर द जीएसटी एक्ट, ठीक है। सेक्शन 20 वॉट एवर करके, सेक्शन 7 सप्लाई करके जो सेक्शन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है, प्रिंसिपल सप्लाई, ऑल दिस थिंग। तो जितना आपको बेटर तरीके से वो वर्ड्स रिमेंबर है, आप उस ट्राई करना, उसके एंगल में लिखने का आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। देन इफ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर सो प्लीज डोंट राइट इट। अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता प्लीज आप मत लिखना, अननेसेसरी अपने को बैड इंप्रेशन नहीं देना एग्जामिनर को। नहीं पता तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेक्शन नंबर लिखने के इतना मार्क्स नहीं होती, ठीक है। मार्क्स होते हैं आपके आंसर राइट है कि नहीं, इस पर जीएसटी अप्लाई होगा नहीं होगा, अमाउंट कितना आया उस पर, रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा, एक्ट क्या बोलता है कि ये होने पर रजिस्ट्रेशन लेना है, ये होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। आपको सिर्फ इतना पता है कि अगर मैंने रजिस्ट्रेशन जिस दिन वो बंदा लाइबल होता है, जिस दिन वो पर्सन लाइबल होता है, विद इन 30 डेज ले लिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डेट ऑफ लाइबल, ठीक है। और अगर विद इन 30 डेज नहीं लिया तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। इतना भी बात आपको अगर लिखने आ रहा है लॉ के लैंग्वेज में कि एज पर द जीएसटी एक्ट वॉट एवर द, जो मैंने अभी बात बोली, वो अगर इंग्लिश में आप लिख पा रहे हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना ही लिखने का मार्क्स होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाना होता, ठीक है। सेक्शन नंबर शायद 26 है उसका, रजिस्ट्रेशन का। सो राइट योर पेपर इन अ वेरी काम मैनर, यस ऑफकोर्स याद रखना, ये आपका लॉ काइंड ऑफ ही पेपर है, मतलब आप यहाँ पे एक एक्ट पढ़ के आ रहे हो जिसको आप प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा काम मैनर में लिखना। अगर कोई आंसर न्यूली ड्राफ्ट होके आता है, तो अब यहाँ पे जीएसटी में होता है बेसिकली 60-40 का रेशियो चलता है, 60% पेपर नया ड्राफ्ट होता है, 40% कस्टम के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं। जीएसटी के कुछ क्वेश्चन आईटीसी वाले जो क्वेश्चन है वो एज इट इज उठ के आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बट 60% पेपर न्यूली ड्राफ्ट होता ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, हियर यू हैव फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन यू नो वेरी वेल, सो फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट मार्क्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, प्रॉपर आता है, उसको शिद्दत इत्मीनान और एकदम दिल से करो, ठीक है। वो होने के बाद जो नहीं आता उसको हम टैकल करेंगे, बट पहले जो आता है वहाँ से हम लोग मार्क्स इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, मार्क्स कलेक्ट करेंगे। अंडरलाइन मेन आंसर, जो भी आपका मेन आंसर होता है उसको आप अंडरलाइन करो कि ही इज रजिस्ट्रेशन फॉर लाइबल एंड ऑल दिस थिंग। प्लेस ऑफ सप्लाई इसका ये होगा, अंडरलाइन। ये लाइबल है, ये टैक्सेबल है, अंडरलाइन कर दो। आईटीसी ले सकता है, अंडरलाइन कर दो। अमाउंट ये आ रहा है जीएसटी का, अंडरलाइन कर दो। टीडीएस टीटीएस का सेक्शन अंडरलाइन। जॉब वर्क में कितना अमाउंट आएगा, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। रिफंड का इतना अमाउंट आ रहा है, रिफंड को अंडरलाइन कर दो, रिफंड के अमाउंट को। ये सब जो मेन मेन आंसर होता है आप उसको अंडरलाइन कर दिया करो, या तो आप बॉक्स बना दिया करो। इससे क्या होता है, वो हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर के नज़र में आता है, ठीक है, फटाक से। देन होने के बाद टैक्स लाइबिलिटी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट इन द थर्ड आवर इफ यू श्योर यू कैन अटेम्प्ट अर्ली। तो टैक्स लाइबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, और अगर आप श्योर हो तो आप थर्ड आवर में अटेम्प्ट कर लो, और अगर आप वेरी बहुत श्योर हो तो आप पहले के फर्स्ट एंड सेकंड आवर में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इफ़ यू आर श्योर देन। एंड यहाँ पे याद रखना एमसीक्यू आपको कब अटेम्प्ट करना है वो तो मैंने चलो बता ही दिया, आफ्टर 1 आवर यू कैन गो फॉर द एमसीक्यू। हाँ ठीक है, ये मैंने बात बताई थी। देन यू कैन फोकस ऑन कस्टम क्वेश्चन, दे गिव फुल मार्क्स। कस्टम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बहुत मार्क्स देखे हैं, मतलब फुल मार्क्स देखे हैं, बहुत नहीं, मतलब वो तो 20 मार्क्स का उसका सेक्शन है एग्जाम के अंदर, जिसमें से 5 मार्क्स तो अपना एफटीपी आ जाता है। एफटी ज़्यादातर लोग एफटीपी छोड़ के जाते हैं, तो जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना वो आपको फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं, बहुत शॉर्टेड होते हैं, जो लिखो मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। एंड जीएसटी में जो एक्ट के लैंग्वेज है वो आप नोट जितना लिख के आओगे, जितना आप जितने भी असम्पशन दिमाग में ना रख के लिख के आ जाओगे, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज एग्जाम्पल, उतने आपके मार्क्स और इकट्ठा होते हैं। गॉट इट। लेट डिस्कस सम ट्रिक। अगर आईटीसी वाला क्वेश्चन है और आपको नहीं समझ में आ रहा आईटीसी ब्लॉक्ड है कि क्या है, एक सिनारियो में नहीं समझ में आ रहा, आप आइदर और कर सकते हो, हर जगह आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला था जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है वो आप एंड में करो। तो सबसे पहले जिसके ऊपर टैक्स लगना है टैक्स लगा दो, जहाँ आपको लग रहा है आईटीसी लेना आईटीसी ले लो। अब स्टेप वाइज मार्किंग में क्या होगा, जहाँ टैक्स लगाना था आपने टैक्स लगाया, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला, जहाँ पे आईटीसी लेनी थी वहाँ पे आपने आईटीसी ली, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस खत्म।
इतना ही नंबर मिल जाएगा। पूरा आता है तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल। एंड आईटीसी वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको नोट लिखना है, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज एग्जाम, दिस इज आईटीसी वी कैन टेक एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एज पर जीएसटी एक्ट इतना भी लिखा तो भी चलेगा। और ये भी नहीं लिखाना, सिर्फ इतना लिखाना आईटीसी इज ब्लॉक, आईटीसी इज एलिजिबल ऐसा करके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन करके, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ पे लिमिट्स है वहाँ पर आपको लिमिट पूरा लिख के आना है, जितने भी लिमिट्स आपको याद है, बिकॉज लिमिट भी यहाँ पे आते हैं बहुत सारे जगह पे एग्जामिशन वाले चैप्टर में, तो आपको लिख देना है, ठीक है। नहीं आ रहा है लोड नहीं लेना, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी लास्ट का कंक्लूजन यही होता है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड करके। देन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, जितने आपको समझ में आ रहे हैं 2 से 3 तीनों लिख दो, ठीक है। 2 ही होंगे ज़्यादा ज़्यादा, 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो प्लीज़ राइट डाउन ना बोथ द थिंग्स। क्या करे, ऑलरेडी कंफ्यूज है तो कुछ नहीं तो कुछ तो सही लिख दे, लिख दो दोनों, ठीक है। आइदर और करके लिख देना, बस थोड़ा गैप दे के लिखना, ठीक है। तो जो आंसर उसको चाहिए होगा मिल जाएगा। कस्टम के अंदर भी सेम, कहीं आपको कन्फ्यूजन लग रहा है आप लिख दो, पेनाल्टी वाले कोई चैप्टर है तो पेनाल्टी असेसमेंट, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो आपको कुछ ना कुछ तो लिख के आना है, छोड़ना तो नहीं है। मेन आंसर देखो क्या मांगा है, एंड वेदर द कंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड और नॉट वैलिड, ऐसा कुछ आ गया तो एक बार लिख देना वैलिड, नहीं समझ में आता एक बार लिख देना इट इज़ नॉट वैलिड, बस क्या करोगे, कुछ नहीं से कुछ तो लिख के आओगे, बस दैट्स इट। एंड पॉइंट फॉर रिव्यू, आपको रिव्यू क्या क्या करना है वो देख लो। सबसे पहले आप ये देख लेना कि आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग दी है कि नहीं। अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो आप ये देख लेना आपने फर्स्ट पेज पे सप्लीमेंट ऐड ऑन किया है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको आपने फर्स्ट पेज पे आके टिक किया है कि नहीं, फिर सारे एमसीक्यू आपने फिलअप कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, वो भी आपको रिव्यू के टाइम पे देखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम कोई एमसीक्यू छोड़ देते हैं एंड फिर बाद में वो एमसीक्यू छूट ही जाता है। इसके लिए मैंने बोला है लास्ट 10 मिनट्स रखने हैं एमसीक्यू रिव्यू के लिए, प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग के लिए। अगर हमने पेपर लिखते टाइम कोई चीज़ पेंसिल से लिखी है, ठीक है, कोई चीज़ पेंसिल से लिखी है तो उसको रफ कर देना है, उसको भूलना नहीं है। अगर हमने पेपर लिखते टाइम कोई ब्लैंक पेजेस छोड़े हैं कि हम उसको बाद में आके सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आप उसको क्या कर देना, कट करते हुए जाना, ऐसे लेना, ऐसे एरो मार देना, ये चीज़ आप कर लेना रिव्यू के टाइम पे। एंड बस ये 2-3 चीज़ें हैं, एंड फिर जैसे रिव्यू खत्म हो वापस बैक टू योर आंसर। एंड जब आप वापस बैक टू योर आंसर होगा ना तो पहले अपने आंसर शीट को थ्रेडिंग कर देना, पहले पूरा बांध लेना, ठीक है, फिर लिखने बैठना। क्योंकि पता है जैसे बेल बजेगी वो पेपर हाथ से जाने वाला है, फिर मैं थ्रेडिंग करूंगा तो वो एग्जामिनर आके फिर चल जाएगा, फिर उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, वो सब मुझे चीज़ें नहीं करनी है। तो मुझे क्या कर लेना है, 10 लास्ट के 10 मिनट जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ 5 मिनट में रिव्यू हो जाता है फटाफट, जो ही देख लेना प्रॉपर आंसर, सारी चीज़ें अंडरलाइन कर देना, मतलब गोले बना देना, ठीक है, सारे बॉक्स वॉक्स बना देना, मेन आंसर ऑल दिस थिंग को। फिर उसके बाद थ्रेडिंग करना मस्त ऐसा, इतने गार्ड बांधना, 8-10 गार्ड बांध देना उसको, ठीक है, बांध देना 5-6 गार्ड बांध देना, थ्रेडिंग मतलब टाई कर देना। उसके बाद मस्त पेपर और फिर लिखना चालू करना, दबा दब दबा दब फटाफट फटाफट, ठीक है। इसमें आप एक स्नैपशॉट भी बना सकते हो, जो स्नैपशॉट मैंने 2-3 वीडियोस में बताया भी है, एक बार मैं आपको यहाँ पे चाहिए तो वापस बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना 1 2 3 4, आपके 6 क्वेश्चन आते हैं 5 and 6, ठीक है। एंड यहाँ पे ABCD, अब इसमें से जो जो आपको आ रहा है वो फिलअप कर देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो ए होता है 14 मार्क्स का, और यहाँ पे एक टोटल बना देना। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा अपने पेपर में, आपको पता चला ये 5 का है और ये 5 का है, ये 4 का, आपको ये पूरे के पूरे आ रहे हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने आ रहे हैं। 3 पे गए तो आपको पता चला ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यहाँ से आपको 9 मार्क्स का आ रहा है। फिर पता चला ये भी नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसको 0-0 मत लिखना, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, आपको 9 मार्क्स का आ रहा है। एंड फिर पता चला यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है एंड यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने पूरी टोटलिंग कर ली, अब पता है क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व करना ही है। अब यहाँ से आपको ना वो मिलेगा रैंकिंग, कि आप पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर थर्ड में थर्ड फोर्थ, फिर इसमें कंपेयर कर लेना दोनों में से ईजी आपको कौन सा लग रहा है वो आप कर लेना। फिर आपको यहाँ से ये 5 नंबर का आ रहा था और ये 4 मार्क्स का आ रहा था, तो आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, और ये पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अटेम्प्ट नहीं करना, बाकी सब आपको अटेम्प्ट करना है। जो जो आपका अटेम्प्ट होते जाएगा उसको ऐसे कट करना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये स्नैपशॉट देखते देखते आपका काम, आपका पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। और ये स्नैपशॉट इतना मस्त काम करता है ना कि जब आप लास्ट के हाफ एन आवर में रहोगे ना, इधर जाके देखोगे तो आपको पता चला अच्छा इतना इतना टाइम हो गया, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड, क्या क्या बाकी है, अच्छा ये वाला बाकी है, ये मतलब आप इधर से ये चेक कर पाओगे कि आपका बाकी कितना है पूरा पेपर खत्म होने में, तो इससे आपका पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग का पेपर छूट जाता है, वो ये स्नैपशॉट बनाते नहीं है, फिर अच्छा ये हो गया, फिर बार बार अपने पेपर पे लगता है, अच्छा ये सॉल्व कर लिया था, ये सॉल्व कर लिया था, नहीं करना, स्नैपशॉट बनाना है, आपका काम खत्म। दैट्स इट फॉर द GST, ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ।
इसके अलावा आपको कोई और डाउट है जीएसटी के रिगार्डिंग कि सर पेपर में ये चीज़ें कैसे क्या है, तो आप कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट। एंड द वन थिंग आई वांट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक कर दो, ठीक है, मैं एंड में बोल रहा हूँ बट प्लीज़ लाइक कर दो, तो मुझे समझ में आएगा कि यस यू आर रियली गेटिंग द इन्फॉर्मेशन विच यू वांट, एंड मुझे भी वो सप्लाई करने में अच्छा लग रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ फीडबैक, आई वांट योर फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक ही मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। मतलब समझ लो कि आप फीडबैक दोगे तो मैं वो यूज़ करूँगा और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके पास नए कंटेंट लेके आऊँगा, बिकॉज इस चैनल पे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, स्टडी रिगार्डिंग, गाइडेंस रिगार्डिंग एवरीथिंग विच आई हैव लर्न इन टू माई जर्नी। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक दो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, लाइक कर दो, समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ फीडबैक दे दो, कैसा भी फीडबैक है दे दो, अगर आपको लग रहा है बहुत हार्टफुल फीडबैक है, मतलब जेन्युइन फीडबैक, कमेंट भी कर सकते हो या तो मेल आईडी भी दे सकते हो। मेल आईडी के लिए यू कैन चेक अप माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड दिस नोट्स यू विल ऑल्सो गेट इन टू टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओपन करो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड IBS के लिए विल कम सून, हाउ टू राइट योर IBS का पेपर, ठीक है, क्योंकि 2-3 साल ही हुए, 2 साल ही हुए उसको IBS के पेपर पे, 2 साल हुए, हाँ तकरीबन 1 2 3 4 अटेम्प्ट हुए हैं, सो समवट 4 to 5 अटेम्प्ट्स। IBS का पेपर कैसे सॉल्व करना है क्या, उसके साथ भी हम आएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, सी यू सून। वेट 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 वेट, 10